बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ। गुज़िश्ता क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था छोटा सा, आई होप आप लोगों ने वो कर लिया होगा। और बस एक सवाल को डिस्कस करना अभी मकसद है फ़िलहाल। सवाल रीड करते हैं कि कहता है कि डिस्कस द लीगल स्टेटस ऑफ मिस्टर जाहिद एंड हिज कंपनी एंड वेदर मिस्टर जाहिद वुड बी लायबल टू पे एनी अमाउंट इन केस एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड ABC एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेशन। तो क्या जाहिद कोई अमाउंट पे करेगा या नहीं करेगा? तो सवाल में वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है मिस्टर जाहिद सेटअप अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ABC एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी कि इसने एक कंपनी इस्टेब्लिश की है जिसके 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, और ये सिंगल मेंबर कंपनी है, यानी इस कंपनी का एक ही मेंबर है, सिंगल मेंबर कंपनी है। तो ज़रा मुझे बताओ कि कह रहा है कि अगर ये कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी इसकी लिक्विडेशन में चली जाती है, चलो जी। तो कह रहा है कि 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, यानी कि 1 लाख का इसका शेयर कैपिटल होगा। ठीक है। तो कहता है कि ज़रा मुझे बताओ कि अगर ये एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, कल को बंद हो जाती है, तो क्या जाहिद कोई अमाउंट पे करने के लिए लायबल है या नहीं है? द आंसर इज़ नो। क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, यानी कि कंपनी का मालिक और कंपनी बोथ आर सेपरेट इंडिविजुअल्स। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी पे, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी पे, कि कौन सी कंपनी प्राइवेट है, कौन सी कंपनी पब्लिक है। अच्छा, क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनी में, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ना लॉ में बड़ी मजाकिया सी है, बड़ी मजाकिया सी डेफिनेशन पेश करता है लॉ। क्या कहता है? कहता है कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। उन्होंने बोला ये कैसी डेफिनेशन है? कहता है ऐसी ही डेफिनेशन है। मतलब कहते हैं कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो क्या इसके मुझे नंबर मिल जाएंगे? मुझे बताओ। नहीं मिलेंगे। फिर डेफिनेशन क्यों है? तो आगे आपको प्राइवेट कंपनी भी बतानी पड़ेगी, जाना प्राइवेट कंपनी क्या है। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जब भी आप लिखोगे, आप बताओगे पब्लिक कंपनी सा कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, फिर प्राइवेट कंपनी क्या है वो भी बतानी पड़ेगी। तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। कहता है कि प्राइवेट कंपनी में दो तरह की कंपनीज आती हैं। आप लोगों के लिए क्लास 2:45 स्टार्ट करो तो आप लोग माशाल्लाह आते हो 2 बजे, 1:30 बजे रखो तो 2:45 बजे आते हो। हाँ, ऐसा नहीं करो ना। तो दोनों बाइक आप एक साथ आते हो ट्रिपल सवारी पे? हाँ। किसकी? ऑलरेडी तो कब से चली गई, ख़त्म हो गई कब की, कब की ख़त्म हो गई, ज़माने कदीम से। लेट नहीं आया करो, ऐसा नहीं किया करो। ठीक है। चलो जी, हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी की और पब्लिक कंपनी की, कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मैंने बात की पब्लिक कंपनी की सबसे पहले, कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कानून में क्या लिखी है, लॉ में क्या लिखी है, कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ओवरव्यू। अब देखो, प्राइवेट कंपनी में दो तरह की कंपनीज हैं, एक है सिंगल मेंबर कंपनी और एक है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। यानी कि जो जाहिद भाई ने ऊपर कंपनी बनाई है प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि प्राइवेट कंपनी में दो तरह की कंपनी, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। यानी कि जो आप डालडा देखते हो, डालडा प्राइवेट है, तो डालडा लेट से अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो सिंगल मेंबर कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर है, अदर देन सिंगल मेंबर है, क्योंकि उसके आगे एसएमसी नहीं लगा हुआ। गुड। अच्छा, फिर पब्लिक कंपनी के अंदर फर्दर दो तरह की कंपनीज आती हैं, एक कंपनी होती है लिस्टेड और एक होती है अनलिस्टेड। अगर आपने देखा हो कि यूनिलीवर फूड्स लिमिटेड UFL लेट से, तो ये क्या है? कैसे पता? कैसे पता? अनलिस्टेड भी तो होती है। तो लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है ये नाम से नहीं जाना जाता। हाँ, अलबत्ता पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी है ये ज़रूर हमें पता चल जाएगा उसके नाम से। तो कोई लिस्टेड लिमिटेड कोई कंपनी नहीं होती, हमें नहीं पता चल सकता नाम से कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पब्लिक कंपनी है या नहीं। अच्छा, तो सर आईकैप के सवाल में हमें कैसे पता चलेगा? ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी आइडेंटिफाई करना, अनलिस्टेड कंपनी आइडेंटिफाई करना, ये पूरे सवाल की रिक्वायरमेंट पलट देती है। क्योंकि बाज़ औक़ात लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है, अनलिस्टेड के लिए अलग होती है, प्राइवेट के लिए अलग होती है। सितंबर 24 में आईकैप ने पेपर पूछा और उसमें जगह जगह रिक्वायरमेंट में कहा कि बताओ अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बताओ अनलिस्टेड कंपनी इस केस में क्या करेगी। तो आपको पता होना चाहिए सवाल पढ़ते हुए कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड। अब आप कह रहे हो जनाब नाम वाला रास्ता तो बंद हो गया, आसान रास्ता तो था। अगर कंपनी प्राइवेट है तो
50% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है लिस्टेड के लिए? नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ लिस्टेड क्या होती है। अच्छा, सवाल में कैसे पकड़ोगे? नाम वाला रास्ता तो बंद हो गया। अगर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है तुम पहचान जाओगे, सिंगल मेंबर कंपनी। अगर सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तुम पहचान जाओगे अदर देन एसएमसी है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा, जैसे कि निस्टर पार्क लिमिटेड, एक कंपनी है निस्टर पार्क लिमिटेड लेट से, तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? इसके दो तरीके हो सकते हैं। या आईकैप कहेगा कि निस्टर पार्क लिमिटेड से कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पता चल जाएगा लिस्टेड है, ठीक है जी। या तुम्हें उसके नंबर ऑफ मेंबर्स बता देगा, नंबर ऑफ मेंबर्स बता देगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अनलिस्टेड के लिए कम से कम 3 मेंबर चाहिए होते हैं। आईकैप ने एक सवाल पूछा, आईकैप ने कहा कि लेट से ए है, बी है, सी है, ये ओनली मेंबर्स हैं इस कंपनी के, और सवाल बना दिया। अब बच्चे परेशान। आईकैप ने सवाल के सोल्यूशन में कहा कि ये एक अनलिस्टेड कंपनी का सवाल था। बच्चे परेशान, कैसे कैसे भैया कैसे? अनलिस्टेड कंपनी की बात तो क्लास में पढ़ी ही नहीं, और कभी मतलब ऐसा सवाल हमने देखा ही नहीं, और सवाल में तो लिखा हुआ ही नहीं है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है। कैसे? सिर्फ 3 मेंबर थे इसलिए अनलिस्टेड कंपनी थी। जब अनलिस्टेड कंपनी हम पढ़ेंगे, जब हम नीचे पढ़ेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं किस टाइप ऑफ कंपनी बनाने के लिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अनलिस्टेड के लिए कम से कम 3, लिस्टेड के लिए कम से कम 7, प्राइवेट के लिए कम से कम एक, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए अदर देन सिंगल के लिए कम से कम 2। शाबाश। अच्छा, तो लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है हुज शेयर्स आर ट्रेडिंग ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होंगे, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सेंट्रलाइज है। इससे पहले लाहौर स्टॉक एक्सचेंज अलग हुआ करता था, कराची स्टॉक एक्सचेंज अलग हुआ करता था, तो हर किसी रेलेवेंट शहर की मार्केट में वो कंपनी लिस्ट हुआ करती थी। लेकिन अब क्या, अब ऐसा नहीं है। अब आपको सिंपल अगर लिस्टेड होना है तो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक तवील डिस्कशन चैप्टर नंबर 6 में हम करेंगे कि कंपनी अपने शेयर इशू किस तरह से करेगी। लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद जो है ना वो प्रोस्पेक्टस शाया करेगी, प्रोस्पेक्टस पढ़ा जाएगा, उसकी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, फिर लोग आएंगे, लोग पैसे जमा कराएंगे, फिर लोगों को शेयर इशू होंगे, वो प्रोसेस किस तरह चलेगा, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर क्या है? 1 क्या है? ओवरव्यू। तो ये हमें बता रहा है, सिखा रहा है क्या कि पब्लिक कंपनी में भी 2 तरह की कंपनीज हैं। नंबर 1 इज़ लिस्टेड कंपनी, नंबर 2 इज़ अनलिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी वो जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, ठीक है। इससे क्या होता है? ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाती है। पहले ज़माने में क्या था कि आपको स्टॉक एक्सचेंज जाके देखना पड़ता था, वो बोली लगती थी हाँ भाई शेयर खरीदो, इतने इतने खरीद लो। तुमने देखी होगी ना स्कैम 1992, देखिए ना, उसमें क्या था? वो शेयर मार्केट में खड़े होके आवाज़ें लगती थी, खरीद दो बेच लो, खरीद लो बेच लो। अब क्या है? अब ट्रेडिंग आसान हो गई है लिस्टेड होने से। लिस्टेड तो वो भी थे, लेकिन अब क्या, तुम हमारे मोबाइल्स पे आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं, डिफरेंट तरह की ब्रोकरेज हाउस जो है ना खुल गए, तो हमारी शेयर्स की ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई है। नाउ व्हाट इज़ अनलिस्टेड कंपनी? अनलिस्टेड कंपनी वो है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, इसके शेयर्स अवामुन नास में ईजिली ट्रेडेबल नहीं है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर अनलिस्टेड कंपनी का शेयर मुझे बेचना है तो मैंने आपको पर्सनली बेच दिया, आपने इनको पर्सनली बेच दिया, इन्होंने आगे पर्सनली बेच दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन एक्टिवली पब्लिक एट लार्ज इसको आपस में ट्रेड नहीं कर सकती, किसी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे इसके शेयर्स अवेलेबल ट्रेडेबल नहीं होते। अगर आपने देखा हो तो पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी थी। कब तक लिस्टेड कंपनी थी? 31 दिसंबर 2022 तक, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 का मैंने उसका ऑडिट किया पाक सुजुकी का। तो पाक सुजुकी जब तक लिस्टेड थी, उसके बाद पाक सुजुकी डीलिस्ट हो गई। अब पाक सुजुकी एक अनलिस्टेड कंपनी है। आप जाके चेक करो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल खोलो, आपको वहाँ पे पाक सुजुकी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो अनलिस्टेड हो चुकी है, उसके शेयर्स पब्लिक में इजीली ट्रेडेबल नहीं है। पहले जिसके पास थे। अब फिर वो कंपनी का एक अलग प्रोसीजर होता है, वो कंपनी से शेयर होल्डर से बोलती है अपने शेयर हमें बेच दो, फिर हम अनलिस्टेड होने जा रहे हैं, हम डीलिस्ट हो रहे हैं, जो भी है। अच्छा, अब कंपनी कोई डीलिस्ट क्यों होती है इस बहस में हम नहीं पढ़ रहे। बस हाँ, एक बात याद रखो, आपके याद रखने की बात नहीं, आपके कोर्स की बात भी नहीं है, कि जो कंपनी लिस्टेड होती है उसको एक लिस्टिंग फीस भी पे करना पड़ती है, उसको फिर SECB के बहुत सारी कंप्लाइंसेस को भी मीट करना होता है। तरह तरह की कंप्लाइंसेस होती हैं, मीटिंग हो रही है, जनाब SECB को बताओ स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए, ये क्या होती है अभी आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर कोई आपने लेट से कोई फैसला किया है तो वो SECB को बताओ। जनाब आप अपनी प्रोडक्शन रोक रहे हो, तुम्हें याद होगा अगर दिसंबर 2022 के आसपास का तुम टाइम देखो, जनवरी फरवरी का, तो पाक सुजुकी के प्लांट बार बार बंद हुआ करते थे, बार बार बंद हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो इंपोर्ट का मसला चल रहा था, ठीक है ना। तो पाक सुजुकी की प्रोडक्शन बार बार बंद हो रही थी। तो अब जब
कंपनी अपनी प्रोडक्शन बंद कर रही थी तो उसको बार बार एसईसीबी को बताना पड़ता था कि हम अपनी प्रोडक्शन इस दिन से लेकर इस दिन तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लेट से मटेरियल अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीजन्स, या हमारी लेट से लेबर स्ट्राइक पे गई हुई है, कोई और मसाइल हैं जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो लिस्टेड कंपनी को आवाम को मुंह देना पड़ता है। एक तो पब्लिक का पैसा, ऊपर से लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो उसको अपनी हर इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना होता है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी वो जो एसईसीबी के पास रजिस्टर्ड हो। अच्छा, अनलिस्टेड क्यों होगी? इन सारे मसाइल से बचने के लिए लिस्टिंग फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, वो कुछ परसेंट होती है, गालिबन 1% या समथिंग ऑफ दिस शेयर कैपिटल, वो भी नहीं देनी पड़ेगी, कंप्लायंसेस से भी नहीं गुजरना पड़ेगा, एसईसीबी की रेगुलेशन को फॉलो भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, नुकसान क्या है कि शेयर्स पब्लिक में फिर ट्रेडेबल इसके बोलो भाई नहीं होंगे। बात समझ आ गई? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है भाई का सवाल यह है कि अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी को पैसे चाहिए होंगे तो फिर वो किस तरह से लोगों से पैसे लेगी? तो अनलिस्टेड कंपनी फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट हमारे कोर्स का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट की एक पूरी एक्ट है, एक्ट भी नहीं है गालिबन, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल्स हैं 1.5-2 पेज के, वो आपके कोर्स का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर आप अगेन पब्लिक एट लार्ज को नहीं कर सकते, इसमें भी लिमिट होती है, गालिबन कोई 50 के आसपास लोगों को आप कर सकते हो, 50 से ऊपर के लिए फिर आपको पब्लिक ऑफरिंग करनी पड़ेगी, और पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए आपको लिस्टेड होना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अनलिस्टेड कंपनी के ऑपरेशन बड़े फिर लिमिटेड हो जाते हैं। अनलिस्टेड कंपनी कौन लोग चलाते हैं? कोई फैमिली बिजनेस, कोई दोस्त यारों का कारोबार, जिसमें हमें पता है कि 40-50 लोग हैं हम लोग, ठीक है, और हम ही मेम्बर्स हैं, और कोई मसले वाली बात नहीं है, बस शेयर्स हमारे पास ही रहेंगे, हमारी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। हो सकता है कभी लिस्टेड हुई हो फिर अनलिस्टेड हो गई हो, ठीक है। जैसे वाइट है, फाइजर का नाम सुना है? फाइजर की जैसी वाइट है, WYETH, वाइट पहले लिस्टेड हुआ करती थी, फिर वाइट बाद में क्या हो गई? वो भी अनलिस्टेड हो गई, ठीक है जी। चलो, अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी में डालडा अनलिस्टेड है। UPL क्या है? यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। यूनिलीवर की भी 2 कंपनीज हैं, एक UPL है, एक UPFL है, ठीक है। उसमें से भी एक लिस्टेड है और एक अनलिस्टेड है। गालिबन UPFL, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड, वो लिस्टेड है, और यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड जो है ना वो अनलिस्टेड है, ऐसे ही है। अच्छा, ओके। फिर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक कंपनी की एक और किस्म आती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो असमा ने जवाब दिया ना कि 50% शेयर गवर्नमेंट के पास हों या उससे ज़्यादा हों, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है। वो क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग स्ट्रक्चर समझाने के लिए, प्राइवेट कंपनी में कितनी कंपनीज? 2 कंपनी, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। लिस्टेड में कौन सी, सॉरी पब्लिक में कौन सी? 2 कंपनीज, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी, और फिर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंपनी आगे आएगा। अच्छा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अब मैंने कहा ना कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अगर पूछे तो आप कहोगे पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। 4 नंबर का सवाल है, ये बोल के फारिग कर दोगे बात? नहीं, फिर आपको आगे प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो पब्लिक कंपनी पूछे तो उसमें भी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछेगा, अगर वो सिर्फ प्राइवेट पूछे तो उसमें भी प्राइवेट की बातें पूछेगा। तो आप कहोगे आप प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच नंबर 1 रिस्ट्रिक्ट द शेयर ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट कर देती है, यानी कि पब्लिकली ट्रेडेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचने का भी एक तरीका होता है कि अगर आपने इसके शेयर्स बेचने हैं तो आप जो है जनाब कंपनी से जाकर रुजू करो कि मैं जनाब अपने शेयर्स बेचना चाह रहा हूँ, मैं इस प्राइस से बेचना चाह रहा हूँ। कंपनी फिर आपको बायर फाइंड करके देती है। अगर कंपनी से नहीं होता तो फिर वो कह रही है यार जनाब आपके पास कोई बायर है, आप उसको बेच दो। इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, वो भी आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग समझने वाली बात क्या है कि प्राइवेट कंपनी कैसी कंपनी जो कि नंबर 1 क्या करे, अपने शेयर के ट्रांसफ़र को रिस्ट्रिक्ट कर दे। और प्राइवेट कंपनी का है जनाब इसके जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइवेट कंपनी के मेंबरान की तादाद 50 से ज़्यादा नहीं होगी, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज़, इसमें एम्प्लॉइज शामिल नहीं है। यानी कि लेट से अगर ARDT कल को प्राइवेट कंपनी बन जाए तो ARDT के जो मेंबरान हैं, लेट से सर अहमद हैं, सर की वाइफ्स हैं, वो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हो गई। अब ये कितने हो गए? 3। तो क्या जो हम एम्प्लॉइज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो क्या ARDT प्राइवेट लिमिटेड में काउंट होंगे मेंबरान? नहीं, वी आर एम्प्लॉइज़ नॉट मेंबर्स, इसलिए प्राइवेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज़ काउंट नहीं होते। डन। नंबर 3, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच प्रोहिबिट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन को, यानी कि पब्लिक कोई आके सब्सक्राइब नहीं कर सकता इसके शेयर्स। क्या लिस्टेड कंपनी प्रोहिबिट करती है? क्या लिस्टेड कंपनी नहीं करती? शाबाश। अच्छा, फिर कहता है कि प्राइवेट कंपनी में जॉइंट शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज 1। ये तो सारी कंपनी के लिए रूल है। और फिर जॉइंट शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज 1 के बारे में आपको बता रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग बातें कर चुके हैं। डन है मेरी बात? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। डन है, बढ़ जाऊँ आगे?
ऑनलाइन वगैरह क्लियर है, ओके की रिपोर्ट है, कंफर्म रिपोर्ट है। चलो ओके, सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है? कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है, वही उसका डायरेक्टर होता है, वही उसका पार्टनर होता है, वही सारा मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, सब वही होता है। ठीक है, वो मल्टी टैलेंटेड होता है। ठीक है, उसको घर के सारे काम आते हैं। ठीक है, अच्छा फिर कहते हैं कि सिंगल मेंबर कंपनी पे स्पेसिफिक रेगुलेशन अप्लाई हो सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, स्पेसिफिक रेगुलेशन कौन कौन सी अप्लाई होंगी ये आपकी किताब ने बिल्कुल भी नहीं बताया। यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अगर सिंगल मेंबर कंपनी का मेंबर चेंज होना है तो इसकी प्रोसेस चेंज हो सकता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारे पढ़ने की बात नहीं है, हमारे पढ़ने का काम नहीं है। हमारे पढ़ने की बात का और काम क्या है कि सिंगल मेंबर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका सिर्फ एक मेंबर होता है। हाँ, और सिंगल मेंबर कंपनी के लिए आपको पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। कौन सा? एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आपको लिखना पड़ेगा। डन है। चलो जी। अच्छा, कुछ लोग ना कंपनी बना के स्कैम भी करते हैं। कंपनी बना के स्कैम भी करते हैं। अभी 2 मिसाल देता हूँ, मुझे याद आ गई बैठे बैठे। मेरे चाचा हैं, उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी किसी कंपनी की और कहा बेटा ज़रा देखना कि यहाँ मैं अपने बेटे को भेज दूँ। मैट्रिक उसने किया बेटे ने अभी, तो कह रहे हैं यहाँ पे ना इंटर्नशिप की ऑफ़र आई है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो देखा मैंने कोई कंपनी थी, मुझे अगर नाम मिले ना तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या कंपनी थी वो। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड थी। उस बंदे ने भी सिंगल मेंबर कंपनी उसको रजिस्टर करवाया था। अच्छा, और वो कोई मेरे ख्याल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कोई कंपनी थी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो इसमें वो जाके क्या करेगा? तो कहते हैं कि हाँ देखो मिल गई मुझे तस्वीर, ये थी द रियल ब्यूटी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अच्छा उसमें लिखा हुआ है जनाब द रियल ब्यूटी, और वो हर बना हुआ है, गूगल पे लिखोगे तो आ भी जाएगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट न्यू ज्वाइनर एप्लीकेशन एंड एग्रीमेंट। ठीक है, इन्होंने ये बना के दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें किया गया, उन्होंने मुझे कहा कि इस पे इसको इंटर्नशिप की ऑफ़र आई है। बोला अच्छा, अब इस पे क्या लिखा हुआ है? न्यू ज्वाइनर का नाम, उसके अब्बा के आईडी कार्ड का नंबर, परमानेंट एड्रेस और मेंबर का सिग्नेचर और रिक्वेस्ट फॉर्म है। ये फॉर्म बनने के बाद जो है वो रकम नाकाबिले वापसी होगी। अच्छा, अब ये क्या कर रही है कंपनी? एसएमसी प्राइवेट तो बना ली इसने, अब ये क्या कर रही है? स्कैम क्या कर रही है? देखो अब स्कैम कर रही है, क्या कर रही है आई डोंट नो। तो मैंने कहा चाचू करेंगे क्या? कह रहे हैं यार ये मुझसे 40,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने बोला 40,000 रुपये आपसे क्यों मांग रहे हैं? तो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि 40,000 रुपये हमें दो, फिर हम तुम्हें काम सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इनकी कोई, मैंने फिर सर्च किया, रियल ब्यूटी के नाम से कोई है ना इनकी मतलब कंपनी, और वो मार्केटिंग भी करते हैं। तो 40,000 रुपये बच्चों से ले रहे हैं। ठीक है, ताकि हम तुम्हें काम सिखाएं। काम क्या सिखाएंगे? बोलेंगे बेटा 40,000 रुपये आपने दे दिए, अब ये लो हमारी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जाओ रोड पे खड़े हो, धूप के अंदर बेचो ज़रा। ठीक है, तो क्या करेंगे? किसी मॉल के बाहर खड़े कर देंगे, कुछ कर देंगे। अब वो प्रोडक्ट बिकवाएंगे, अपनी मार्केटिंग करवाएंगे, और फिर आपने अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छे बेची तो फिर हम आपको जॉब ऑफर करेंगे। 40,000 बीस से लिए, अपनी प्रोडक्ट भी करीब से बिकवाई और फिर जॉब भी ऑफर करेंगे। एक तो ये। अच्छा, दूसरा स्कैम क्या चल रहा है आजकल? एक मैं स्कीम्स बताऊंगा तुम लोगों को आगे, कंपनी लॉ में ही, वो गालिबन कौन सा एरिया है जिसके अंदर मैं तुम्हें बताया था, एक आगे आएगा एरिया जिसके अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो पायरामिड स्कीम होती हैं स्कैम्स की। तो अभी जैसे तुमने नाम सुना होगा उसका, क्या नाम था बड़ा एक यार मशहूर था लाहौर का केस, स्कैमर, जिसकी वजह से बड़ी रेगुलेशन बनानी पड़ गई। नहीं, कंपनी लॉ में ही मैंने बताया था वो, और बताया भी है, मुझे अभी बिल्कुल ध्यान से स्लिप हो गया यार। लाल नाम था, क्या नाम था, बिल्कुल ध्यान से निकल गया। किसी को याद है वो स्कैम जो लाहौर में हुआ था? और बहुत बहुत बड़ा स्कैम था, बहुत मशहूर स्कैम था यार, नाम याद नहीं आ रहा। याद आएगा तो तुम लोगों को सुनाऊंगा उसका वाक़या। ठीक है, खैर बहरहाल, तो कुछ स्कीम ऐसी होती हैं कि जैसे आसान दबान समझाता हूँ। अभी भी एक स्कीम चल रही है वो ट्रेडिंग के नाम पे, NFT है, NFT ट्रेडर्स के नाम से वो स्कैम चल रहा है ना। तो उसमें क्या है? उसमें वो कहते हैं कि आओ 25 दिन में हम तुम्हें पैसा डबल करके दिखाते हैं। इन्वेस्टर से पैसे पकड़ेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉन्जी स्कीम्स, प्रॉन्जी स्कीम कहते हैं इसको। इन्वेस्टर से पैसा पकड़ा, ठीक है, अब हम तुम्हें लेट से 10 दिन में डबल करके ला के देंगे। 10 दिन में डबल कब करेंगे? जब तुम अपने दोस्त से पैसा मंगवाओगे। अब मैं जो अर्ली एंट्रेंट था उसको फ़ायदा है इस स्कीम में, हमेशा अर्ली एंट्रेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? अर्ली एंट्रेंट को होता है। 10,000 रुपये मैंने डाले, अब उसने मुझे बोला 10 दिन के अंदर 20,000 करके दूंगा, बस दोस्त को ले आओ। मैंने बोला दानियल भाई आ जाओ, एक स्कीम आई है। दानियल भाई से पैसे लिए और दानियल भाई के जो पैसे थे वो मुझे मिला के डबल करके मुझे दे दिए, और मैंने विड्रॉ भी कर लिए। अच्छा, फिर मुझे क्या बोलेगा? 20 दो 40 दूंगा। मैंने 20 दे दिए। दानियल भाई को बोला दानियल 10 के 20 चाहिए? मैंने बोला हाँ चाहिए। दानियल भाई को 10 के 20 मिला के दिए और बोला चलो एक और बंदा लेकर आओ।
तो फिर ये क्या करता रहता है, ये जो पायरामिड है ना, ये ऐसे 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 करके फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। एक वक्त क्या आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये स्कीम पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और फिर आखिरी में जिनके पैसे फंसे होंगे ये क्या करेंगे, हाथ साफ करके झाड़ के भाग जाएंगे। ठीक है जी। यार मैं ना सर्च करता हूँ, मेरे ना बंदे का नाम मेरे जहन से निकल गया है। यार क्या नाम था, यहाँ लिखता हूँ ना, बिगेस्ट स्कैम। कौन सी स्कीम का स्कैम था ना यार, वो डबल शाह, मिल गया नाम, डबल शाह। डबल शाह के बारे में कभी जाके पढ़ना, डबल शाह नाम सुना नहीं सुना ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में मैंने कहानी सुनाई थी लास्ट बैच में बच्चों को कि डबल शाह नाम का एक बंदा था, उसका नाम ही डबल शाह पड़ गया था। डबल शाह करता क्या था, अच्छा अब जो है आज की तारीख में ये लॉ आ चुका है, और इसी बंदे के डबल शाह के बाद आया था क्या, कि कोई भी बंदा पब्लिक से पैसे कलेक्ट रेज नहीं कर सकता। पब्लिक से पैसा रेज करना, कलेक्ट करने का काम किसका है, सिर्फ बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिसको स्टेट बैंक ने ऑथराइज कर दिया है कि ये पब्लिक से पैसा ले सकता है। डबल शाह ने करता क्या था, डबल शाह इस स्कीम का बानी था, डबल शाह इस स्कीम का बानी था। एक बंदे से पैसे लिए और फिर क्या किया, उसको डबल करके वापस कर दिया, फिर दूसरे से लिए, उससे और मंगवाए और मंगवाए और मंगवाए और मंगवाए, और डबल करके वापस देता रहा। तो डबल शाह के ऊपर अगर तुम सर्च करो ना कभी, तो डबल शाह के ऊपर कितने पैसे बाकी हैं, तो मैं दिखाता हूँ, बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, और तुम्हें दिखाता हूँ। डबल शाह स्कैम अमाउंट, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो 14 नवंबर 2019, नेशनल अकाउंटेंसी ब्यूरो नैब ऑन वेडनेसडे कंपनसेटेड ओवर 1700 विक्टिम ऑफ डबल शाह स्कैम विद 193 मिलियन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नैब सम 14,500 अफेक्टीज फाइल्ड देयर क्लेम्स फॉर रिकवरी ऑफ देयर लूटेड मनी ऑन द प्री टेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग देम हैंडसम प्रॉफिट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट बाय सस्पेक्ट सिप्तुल हसन जिलानी। सिप्तुल हसन जिलानी नाम था इस बंदे का, डबल शाह। ठीक है, ये पूरी एक न्यूज़ थी, ये इसके बारे में मुझे पता चला, खैर जब मैं बड़ा हो गया, अभी मुझे 1 साल पहले पता चला है, लेकिन ये क्या थी, ये प्रॉन्जी स्कीम कहलाई जाती थी। ठीक है, तो डबल शाह के बारे में बड़ी जो है ना वो, खैर वो है, उसको तुमको भी जाके देखना। तो उसके बाद से पाकिस्तान में कानून आया है कि कोई भी बंदा पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। अगर मैं आज ऐलान करूँ ना कि आओ यार मेरे पास इन्वेस्ट करो, मैं तुम लोगों को पैसा डबल करके दूंगा, वो 25 दिन में पैसा डबल, वो वाली स्कीम नहीं कर सकता मैं, कानून तौर पे जुर्म है। बात समझ आती है। तो खैर हम पता नहीं कहाँ से कहाँ फिर डबल शाह के पास निकल गए, लेकिन खैर ये भी नॉलेज है। आ जाओ, डन है, ओके। अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, अगर मैं बात करूँ अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी की, तो यानी कि वो आम वाली प्राइवेट कंपनी, आम मतलब मैंगो नहीं, आम तौर वाली प्राइवेट कंपनी, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, और इसके अंदर आपको प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज़ लगाना ज़रूरी होता है। डन। अच्छा, पब्लिक कंपनी क्या होती है, आ जाओ। कहते हैं कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। यहाँ डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है पब्लिक कंपनी की। तो आपने पब्लिक कंपनी की बात क्या करना है, प्राइवेट कंपनी को बताना है कि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि 1 2 3 4 ये वाली सारी बातें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो, कह रहे हैं पब्लिक कंपनी चाहे तो PSX के ऊपर, PSX मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकती है, चाहे तो कर सकती है। हाँ, पहले हर पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड ही होती है, फिर अगर अप्लाई करेगी तो लिस्टेड बन जाएगी, चाहे तो ना करे, अनलिस्टेड के तौर पे काम करे, तो ये लिस्टेड कंपनी होती है और अनलिस्टेड कंपनी होती है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी क्या लिस्ट करवाती है PSX के पास? अपनी सिक्योरिटीज़, और IFRS 9 शुरू कर दिया, FR 2 में नहीं किया, FR 2 पढ़ा है, IFRS 9 पढ़ लिया। उसमें क्या होता है, सिक्योरिटीज़ कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। नंबर 1 है सिक्योरिटी सिक्योरिटी, नंबर 2 इज़ डेट सिक्योरिटी। क्या हो गया, भूल गया क्या शहजादे, याद है ना? तो इक्विटी सिक्योरिटी भी होती है और डेट सिक्योरिटी भी होती है। तो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाती हैं कि हमारी सिक्योरिटीज़ अब इजीली ट्रेडेबल हैं। डन। अच्छा, और ये ट्रेड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस, जो भी रेगुलेशन होती हैं, प्राइस कैप की होती हैं, 10 तरह की और रेगुलेशन होती हैं। खैर बहरहाल, अच्छा अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? अनलिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसने अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किए होते, लेकिन ये ऑफर कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। डन, डन सीन है। चलो जी, आखिरी बात आज की, पब्लिक सेक्टर कंपनी। कि पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी समझ आ गई,
पब्लिक कंपनी में दो तरह की कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड। एक और कंपनी है पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये क्या होती है? तो कहता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल हो नॉट लेस देन 51% वोटिंग सिक्योरिटीज़ या वोटिंग पावर। वोटिंग सिक्योरिटीज़ या वोटिंग पावर। अच्छा, वोटिंग सिक्योरिटीज़ और वोटिंग पावर में फ़र्क है। वोटिंग सिक्योरिटीज़ का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ले लेना या नंबर ऑफ डिबेंचर्स ले लेना और उसके तहत अपनी वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करना। हो सकता है कि आपके पास वोटिंग सिक्योरिटीज़ कम हो लेकिन वोटिंग पावर ज़्यादा हो। कोई आपने स्पेशल क्लास शेयर्स इशू कर सकते हो, चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि आप हो सकता है कोई ऐसे स्पेशल क्लास ऑफ शेयर्स इशू कर दो जिसके अंदर आपको कहो कि एक शेयर पे आपको 2 शेयर की वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो? वोटिंग सिक्योरिटी के तहत भी कर सकते हो और वोटिंग पावर के तहत भी आप एक्सरसाइज अपनी वोटिंग पावर कर सकते हो। कहता है कि नॉट लेस देन 51% शेयर जिस कंपनी के अंदर हो हेल्ड बाय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी। हुकूमत या हुकूमत अपनी किसी भी एजेंसी के तहत अगर किसी कंपनी में नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर्स रखे तो वो क्या होती है? पब्लिक सेक्टर कंपनी। यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी को अगर मैं उर्दू ज़बान में कहूँ तो हुकूमती कंपनी कह सकता हूँ हुकूमती कंपनी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या है? हुकूमती कंपनी। यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने, उर्दू ज़बान में ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट में नॉट लेस देन 51% शेयर रखे हों बजाते खुद या अपनी किसी एजेंसी के थ्रू, या एंड उस गवर्नमेंट के पास पावर हो टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। यानी कि दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ने 51% नहीं 54% शेयर होल्डिंग रखी हुई है लेकिन उसके पास पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट डायरेक्टर नहीं है। लेट से 10 डायरेक्टर हैं, उसमें से 4 डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर है। क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी है? क्यों? मेजॉरिटी नहीं है। शाबाश, ये लफ्ज़ बहुत अहम है। हो सकता है आईकेप जिस तरह से मस्ती कर रहे हैं ना आजकल, आईकेप कंपनी में बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं लिटरली। कैसी मस्ती की? कहा कि बुक्स एंड पेपर क्या होती हैं? किताबें और वो पेपर जो होते हैं वो कंपनी की बुक्स एंड पेपर फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए, बोथ होने चाहिए और नन ऑफ अबव। ऐसे एक ऑप्शन था, पूछ लिया। अब बताओ इतनी बारीकी से कौन पढ़ता है? हम तो कहेंगे भी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक में होने चाहिए। अब उसने एंड और में 1 नंबर का एमसीक्यूज पूछ लिया। तो आई के शरारत करने पे है ना, तो ऐसे ही कर सकता है। तुम जाके किताब, किसी पढ़ाने वाले को भी ज़बानी याद नहीं होता कि एंड था या और था, तो आपको कितनी बारीक रीडिंग करनी है, आपको हर डेफिनेशन तमीज़ से पढ़नी है। अब इसी में मैं खेल सकता हूँ आपके साथ। कैसे? मैं बना दूँ एक कंपनी और उसमें गवर्नमेंट को दे दूँ 57% शेयर होल्डिंग, उसकी एक एजेंसी को दूँ 10% शेयर होल्डिंग। ये तो मैंने खैर अभी स्कीम आउट कर दी अपने टेस्ट की, वरना मैं पूछ सकता था ऐसा सवाल। और फिर मैं बोलूँ यार उस कंपनी के 15 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 6 डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर हमने इसको दे दी है। आप बताओ ये कौन सी कंपनी है और उसके ऊपर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे? अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो उस पर पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूल्स अप्लाई होते हैं। खैर आपके कोर्स में ये बात भी नहीं है। अब बोलो हर बात की बात बोलते कोर्स में बात नहीं है, तो फिर कोर्स में क्या है? कोर्स में ये जो हम नोट्स से पढ़ रहे हैं, अदर देन दैट जो मैं बात बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है? डन। अच्छा, एक्सेप्शन भी दी हुई है। कहता है कि नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन द बोर्ड ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। देखो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है? रेगुलेटर किसका? सारी कंपनीज का। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? सारी कंपनीज का रेगुलेटर। सारी कंपनीज की ट्रेडिंग का रेगुलेटर कौन? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और सारी कंपनीज का रेगुलेटर कौन? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे तो अपना कोई डायरेक्टर रेगुलेटरी पर्पस के लिए या ओवरसाइट पर्पस के लिए बिठा सकता है। कहाँ? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिठा सकता है। तो वो ये कह रहा है, एक्सेप्शन समझ नहीं आई, समझाएगा बस माँ, वो जो समझा रहा हूँ। तो वो ये कह रहा है कि अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना कोई डायरेक्टर बिठा देता है, कहाँ पे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो इससे सिर्फ महज ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनती। बस डेफिनेशन में ये एक एक्सेप्शन लिखी हुई है। अब समझ आ रही है मेरी बात? चलो इसको और आसान करते हैं। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास लेट्स से ये पावर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SECB के पास ये पावर हो कि वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है, किसके ऊपर? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो ये ख़ास एक्सेप्शन यहाँ पे मौजूद है कि अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अपना डायरेक्टर पूरे डायरेक्टर की फौज बिठा दे, भर्ती कर दे, तो फिर भी वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनेगी। बस
अच्छा, एहसाम कह रहे सर प्लीज़ मार्क माय सॉल्यूशन टू होमवर्क, व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा है। मेरे भाई जज्बाती भाई, थोड़ा सा सब्र कर जाओ। और दूसरी बात ये कि आपने अगर सोल्यूशन करा तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होगी कि अगर क्लास के हाज़रीन, गायबीन और रिकॉर्ड वाले वो हज़रात जो मेरा लेक्चर ईद के बाद देख रहे हैं या कुछ बकरीद के बाद देख रहे हैं, कुछ मुहर्रम की छुट्टियों के बाद देख रहे हैं, तो आपकी पेशे खिदमत जो है वो सिर्फ मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। और आपने ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे जब भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, जिस मुल्क में बैठ के भी सुन रहे हैं, जब भी कोई होमवर्क करे तो वो ग्रुप पे सबमिट करे। ग्रुप पे सबमिट करने के 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 तो ये कि जो ज़िल्लत प्रोग्राम होता है वो लाइव होता है, ठीक है, मतलब कि जो कमेंट्स मिलते हैं वो लाइव मिलते हैं, ठीक है। और मैं तो रोज़ देता हूँ लेक्चर, गुड, अच्छी बात है। तो जो कमेंट्स होते हैं वो आपको लाइव मिल जाएंगे। दूसरी बात ये कि दूसरों को गैरत आएगी, जो होमवर्क नहीं कर रहे उनको गैरत आएगी। तीसरी बात ये कि जो होमवर्क कर रहे हो जिनको गैरत भी आई हुई है और जिनको गैरत नहीं भी आई है, वो आपकी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो मल्टीपल फ़ायदा है। चौथी चीज़ ये कि अगर आप कोई क्वेरी पूछते हो तो कोई होशियार बच्चा होता है ना, होशियार, वो डेढ़ होशियार वाला नहीं, अच्छा वाला होशियार बच्चा, तो वो क्या करता है, वो अपनी क्वेरी आपकी आंसर कर देता है मुझसे पहले। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर मुझसे पहले कोई आंसर कर दे, बहुत अच्छी बात है। इससे उसके अपने कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाते हैं। जो मेरा मेरिट होल्डर बच्चा है मुबीन अख्तर, फर्स्ट अटैम्प्ट का मेरिट होल्डर बच्चा कंपनी लॉ का, उसकी एक आदत थी, कस्टमाइज बैच में वो एडिट था, तो वो हर किसी को मुझसे पहले आंसर कर दिया करता था। एक वक्त था तो बच्चे 2 लोगों को टैग करते थे, एक मुझे और एक मुबीन को टैग किया करते थे। मेरिट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरों की हेल्प करने से खुद के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, लेकिन बज़ाहिर मतलब बशर्त ये कि आपने पहले खुद के ऊपर काम करना है, फिर दूसरों के ऊपर काम करना है। डन है, डन सीन है। चलो जी, अच्छा, अब अगली डिस्कशन हमारी आ रही है होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। इसके कुछ सवालात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद। मैं आप लोगों को ईद पे कुछ करने को नहीं दे रहा, ठीक है, पक्की बात है। अच्छा, तुम लोगों को एक चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर दिखा देता हूँ। अल्लाहु अकबर, चैप्टर नंबर 1 नहीं है, चैप्टर नंबर 2 है ये। इसको हम ज़रा रीनेम कर दें। अच्छा 1 ही है, सॉरी, 1 तो पढ़ा रहा हूँ। क्या हो गया, मुझे दिमाग ख़राब हो गया क्या मेरा? अच्छा देखो, नोट्स जो है ना वो गूगल ड्राइव में अवेलेबल है फ़िलहाल नोट्स हैं, ईद के बाद बुक आ जाएगी। डन है। अच्छा, सब याद करना है, मैं बता रहा हूँ। सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप कंपनी, सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप इग्नोर कर दो, कंपनी को अच्छे से समझ लो बस। लॉ एंड गवर्नेंस, कंपनी लॉ में क्या आता है जानने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्या होता है आपने रीड करना है। कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये पूरा आपने याद करना होगा। अच्छा, अब इसके अंदर कहीं, चलो खैर बिजनेस लॉ तो मेरे एग्जाम्पल होती थी वो आपने याद नहीं करनी, लेकिन इसके अंदर भी कि अगर कहीं एग्जाम्पल गलती से आ जाए तो आपने याद नहीं करनी होती। एग्जाम्पल वैसे कंपनी लॉ में दी भी नहीं होती मैंने। अच्छा, ये आपने याद करना है। अच्छा, इसकी हेडिंग बना के याद कर लो, बाकी तो आप अंदर कमेटी खुद लिख लो। अच्छा, शेयर कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, या कि आपने पूछेगा नहीं कभी वैसे, ठीक है, लेकिन आपको अगर याद हो कि शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है और किस तरह से होता है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, शेयर एंड शेयर कैपिटल की वाली डिस्कशन जो है वो हमारी आगे होगी, आएगी, देख लेंगे आगे। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, ये हमने कर लिया है, ये आपको याद होना चाहिए कि किसकी कितनी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर किसको किस तरह से वार्न किया जाता है। अच्छा, फिर जायद वाला सवाल हमने कर लिया। अब हमने बॉडी कॉर्पोरेट भी देख लिया, फॉरेन कंपनी भी देख लिया, ये आपको हिफ्ज़ होने चाहिए, याद भी नहीं, आपको हिफ्ज़ होने चाहिए, ऊपर की कैटेगरी है। अच्छा, फिर ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी हो गया, प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो गया, ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। डेफिनेशन तो आपने हर हाल में याद करनी है, हर हाल में याद करनी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी की देखो इतनी खतरनाक डेफिनेशन आ गई, ठीक है, उस डेफिनेशन को हमने माइंड मैप के थ्रू स्टडी किया, वो डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन की वर्डिंग में यहाँ पे लिखी हुई है। डन। अच्छा, आगे फिर हम बात करेंगे होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, ऑल दैट, ठीक है जी। ओके, कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बस इतनी लजाए जितने माइंड मैप क्लास में बनवा दिए हैं उतने आपने बना लेना है, ठीक है। रजिस्टर अच्छा बनाना है, कोशिश करो इससे थोड़ा सा बड़ा वाला रजिस्टर बना लो, ठीक है। ये बहुत पतला है, सही है, और कितने पेज का, मेरे ख्याल 100 पेज का लग रहा है मुझे, ठीक है। 500 पेजेस लग तो नहीं रहा इसकी सेहत दे के मुझे, चुन्नू मुन्नू 500 रुपये का होगा बोल के गलती से शायद, इसकी सेहत तो नहीं लग रही 500 पेजेस वाली मुझे। अच्छा, तो खैर कोई रजिस्टर ले लो बड़ा, अच्छा मतलब वो भी नहीं कि गत्ते वाला फुल साइज़ का ले लो, 200-250 पेजेस का रजिस्टर भी ले लो ना। अच्छा, उससे माइंड मैप बनाओ और उसके बाद जो सवाल सॉल्व करने के लिए दूँ साथ सॉल्व किया करो। ईद तक कंपनी लॉ में आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आज कल में रिवाइज़ कर लो, और क्लास में अगली क्लास में आने से पहले सारे क्लास का रिवाइज़ कर लेना। सर अहमद कहते थे अब ये कॉपी रजिस्टर आउटडेट हो गए हैं, तो बेटा मैं हर बच्चे को ये मशवरा थोड़ी देता कि वो आईपैड ले ले, बिग ब्रेन टाइम ना भाई, ठीक है, तो सीधी बात है। खैर, तो मैं कैफ वालों को तो यही रिकमेंड करता हूँ कि यार अपने आप रजिस्टर बनाओ प्रॉपर, ठीक है। हाँ, अगर कोई आईपैड ले सकते तो भाई शौक से ले यार, 25 का वर्जन ले ले, एक अपने लिए ले ले और एक मेरे लिए ला दे, ठीक है। चलो डन है, तो ईद तक की छुट्टियाँ एंजॉय करो आप सबको, और आपके घर वालों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद इन एडवांस।
और ईद का चाँद नज़र आने के बाद जो वक्त होता है इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम होता है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाया करते हैं, हुल्लड़बाजी में बाइक निकाली, चल भाई ठीक है निकल के पार्टी करने के लिए। तो आप जब भी नमाज़ पढ़ो तो अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना, अपने घर वालों को भी कहना कि मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी की आसानियों के लिए और हर चीज़ के लिए बहुत बहुत दुआ करें और अल्लाह ताला हर चीज़ में आसानी फरमाए। आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह ईद के बाद आओगे तो आपकी फ़ौजी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो हम लोग प्यार से कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत मैंने ना मासूम मुझे सलाया ऐसे करके, ज़रा बेटा आ जाओ एक बार ईद के बाद, उसके बाद हम लगाएंगे अच्छी लंबी क्लासेस, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1-1.5 घंटे की भी होती है, 1.25-2 घंटे की भी होती है, ठीक है, डिपेंड करेगा। अच्छा, आज क्लास स्टार्ट होकर एंड, हाँ आज शुरू से ख़त्म हो गया। असल में ये बिज़नेस लॉ नहीं है, बिज़नेस लॉ में ना हम लंबी क्लास लगाते थे। कंपनी लॉ में चूँकि ये बहुत रूखा और सूखा है, बिज़नेस लॉ में हम हंसी मजाक, हुल्लड़बाजी, ऑफर, एक्सेप्टेंस और ये सब कुछ चला रहा है, ठीक है। आज भी देखो 1.5 घंटे की बिज़नेस लॉ है, लेकिन कंपनी लॉ में ना तो हमें मतलब कंटेंट तो बहुत सारा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मसला ये कि वो बच्चे के दिमाग में मिक्सअप हो जाएगा, बच्चा बोर हो जाएगा, यार क्या है यार लॉ, कंपनी लॉ समझ नहीं आ रहा, बिज़नेस लॉ ज़्यादा अच्छा था, तो फिर वो टीचर के बारे में परसेप्शन बन जाता है। तो मैं छोटी छोटी खुराक आपको दे रहा हूँ, मिक्स हो जाएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना हज़म करो। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से इन एडवांस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे रहते रहिएगा। अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।